हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 163। इससे पहले इस कहानी के 162 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। नील ने अवनी का सिर अपने सीने पर रखा और बोला कि कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। फिर मैं और तुम कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। अवनी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नील से दूर जाने का नहीं था। और तभी नीचे से संध्या की जोर से आवाज आती है कि नील नील, जल्दी से नीचे देखो, तेरे दादाजी को क्या हो गया है। जल्दी से नीचे आओ, कहाँ हो तुम सब के सब। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। नील ने भी अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वो भी एकदम से हैरान हो गया था और काफ़ी ज़्यादा हैरानियत से अवनी की तरफ देखता है। उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी भी जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। नील भी पीछे पीछे चला गया था और दोनों ही अब सीढ़ियों से होते हुए दादाजी के कमरे की तरफ आ जाते हैं। तो पूरा परिवार अभी कमरे में ही मौजूद था। रुद्र ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा हुआ था। दादाजी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दादी की तो दिल की धड़कनें लगभग एकदम से रुक ही गई थी। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के मारे पसीने से तर एकदम से दादाजी के पास बैठी थी। संजय ने अपने पापा को उठाते हुए कहा कि पापा पापा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अगले 1 घंटे में चारों ही भाई हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थे। अंदर विजय जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। संजय का दिमाग इस वक्त पूरी तरीके से खराब हो गया था। उसने एक नज़र निहाल को देखा और कहा कि तुम जाओ। निहाल बोलता है कि नहीं पापा, मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा दादाजी को छोड़कर। संजय ने फिर से निहाल की तरफ देखकर कहा कि मैंने कहा ना कि तुम जाओ। तो निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा तो संजय बोलता है कि शुभ तुम भी जाओ इसके साथ। नील बोलता है कि पापा आप भी चले जाओ ना, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर रुकने में। संजय ने कहा कि तुम्हें कल लंदन जाना है ना, तो तुम भी जाओ। नील ने फिर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शुभ ने कहा कि पापा लंदन मैं चला जाऊंगा, आप भी चलिए ना। सब शुभ की तरफ ही देख रहे थे। पहली बार शुभ ने काम करने के लिए इच्छा जताई थी और पहली बार उसने खुद से इतना बड़ा काम करने के लिए कहा था। नील बोलता है कि नहीं, तू हैंडल नहीं कर पाएगा शुभ। शुभ ने कहा कि कर लूंगा भैया, आपको तो पता है ना मैं कितना ज़्यादा होशियार हूँ। इतने में ही रुद्र बोलता है कि तू सही तो कह रहा है, जब हम इसे काम ही नहीं देंगे तो फिर ये हैंडल कैसे करेगा। शुभ तुम चले जाओ लंदन और नील तू ना पापा को लेकर घर चला जा, दादाजी के पास मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। संजय ने थोड़ा सा गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि पापा मैं हूँ यहाँ पर, वहाँ दादी को आपकी ज़रूरत होगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, माँ से दादी संभाले नहीं संभलेंगी, प्लीज़ आप चले जाइए ना। आपने देखा था ना जब हम दादाजी को लेकर यहाँ पर आ रहे थे तो दादी कैसे रो रही थी, वो कितना ज़्यादा परेशान थी। आप जाइए ना घर प्लीज़। फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि रुद्र दादाजी के पास रुकेगा और बाकी का परिवार वापस से घर चला जाएगा। रुद्र भी कॉरिडोर में खड़ा हुआ इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसका दिमाग भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब था। वो रह रहकर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। और तभी दादाजी के कमरे से एक नर्स बाहर आती हैं। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि सर आप चाहें तो अब अपने दादाजी के पास बैठ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। रुद्र ने भी अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा अपने दादाजी के कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त दादाजी भी बेड पर आराम से लेटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। रुद्र बस अपने दादाजी की तरफ ही देखे जा रहा था। अब दादाजी को काफ़ी हद तक आराम भी हो गया था। तभी डॉक्टर्स वहां पर आ जाते हैं तो रुद्र ने भी डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि क्या हुआ था मेरे दादाजी को, इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो हो गया था इनका और फिर ऊपर से इन्होंने अपनी दवाइयाँ भी खाना बंद कर दिया है। वैसे ज़्यादा घबराने वाली तो कोई भी बात नहीं है, हवा पानी चेंज होगा ना तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी बात माने तो इन्हें वापस से गांव ही भेज दीजिए आप, इन्हें शहर की हवा रास नहीं आ रही, इन्हें सूट नहीं कर रही है शहर की हवा। रुद्र बोलता है कि मेरे दादाजी को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा। डॉक्टर ने कहा आप चाहें तो कल या परसों डिस्चार्ज ले सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा प्रकृति के करीब रहने दीजिए ना, क्योंकि ये हमेशा से उनके पास रहे हैं ना, तो फिर इन्हें यहाँ पर बंद बंद में घुटन होगी। आप तो जानते ही हैं ना शहर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है और कितना ज़्यादा बुजुर्ग आदमी इस पोल्यूशन को सह नहीं पाता है। कुछ दिन हवेली में रहेंगे ना तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जब ठीक हो जाएंगे ना तो आप वापस से इन्हें बुला लीजिएगा फिर से यहाँ पर। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर डॉक्टर्स वहाँ से इतना बोलकर चले गए थे।
रुद्र एक बार फिर से अपने दादाजी के पास आकर बैठ गया था और दादाजी की तरफ देखने लगा था। अगली सुबह सभी लोग सिटिंग एरिया में मौजूद थे। नव्या की पहली रसोई थी। उसने दिल से सबके लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया था और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया था, लेकिन किसी का भी मन खाना खाने का नहीं हो रहा था क्योंकि दादाजी की तबीयत के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। दादी भी पूरी रात नहीं सोई थी, बस सोफे पर ही बैठकर रो रही थी। संजय और संध्या भी पूरी रात दादी के पास बैठकर उन्हें संभाल रहे थे। तभी संजय का फ़ोन रिंग करने लगता है। संजय ने भी अपना फ़ोन देखा और रिसीव किया तो वो रुद्र का फ़ोन था। रुद्र ने दादाजी की कंडीशन के बारे में सबको बता दिया था कि अब उनकी कंडीशन थोड़ा सा ठीक है। अब जाकर पूरी फैमिली को राहत महसूस हुई थी और सब अब जाकर राहत फ्री हुए थे। संजय ने भी दादी की तरफ देखा और कहा कि माँ, आप लोग वापस से गांव जाइए। आप लोगों को वहाँ पर रहना ज़रूरी है। दादाजी का वहीं पर रहना ठीक रहेगा। दादी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और बोली कि कितनी आसानी से बोल दिया ना तूने कि हमारे पास से चले जाओ तुम। संजय ने कहा कि अरे माँ, मैं और संध्या भी आपके पास आकर रह लेंगे ना, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरे लिए पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संध्या बोलती है कि संजय ऐसे कैसे जाएंगे? अभी अभी तो नव्या आई है ना, अभी तो उसकी पहली रसोई भी नहीं हुई है ठीक से। संजय बोलता है कि तो ठीक है, दादा दादी को ही भेज देते हैं, मैं और तुम कुछ दिनों के बाद चलेंगे, ओके। संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सबका मूड अब बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। सबने ना के बराबर ही थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता किया था ताकि नव्या को बुरा ना लगे। नव्या अभी सबकी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी नम हो गई थी। एक बार फिर से वो खुद को ही दोष देने लगी थी कि शायद वही अशुभ है, तभी तो इतने अच्छे खासे घर में ये सब कुछ हो रहा है। उसके आते ही दादाजी की तबीयत खराब हो गई और रिसेप्शन में भी इतना ज़्यादा डिले हो गया था। सभी लोग उसे कितनी ज़्यादा बातें सुना रहे थे। तभी शुभ भी बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाता है। सब अभी सुबह की तरफ देख रहे थे। सब खुश भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको डर भी लग रहा था कि पता नहीं शुभ प्रोजेक्ट को हैंडल कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि पहली बार वो इतना बड़ा काम करने जा रहा था। नील ने भी अवनी की तरफ देखा और कहा कि मैं इसे एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। अवनी ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नील और शुभ दोनों ही घर से बाहर आ गए थे। शुभ ने अपनी मम्मी पापा और दादी तीनों के ही पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने अवनी को भी देखकर बोला कि तुम्हारे रहने दूं क्या? अवनी बोलती है कि मेरे आशीर्वाद की तुम्हें ज़रूरत ही कहाँ है। शुभ बोलता है कि ताने क्यों मार रही हो यार, छू लेता हूँ तुम्हारे पैर भी। इतना कहकर वो भी अवनी के पास आ जाता है और फिर उसने भी अवनी के भी पैर छू लिए और उसका भी आशीर्वाद ले लिया। और फिर अनजाने में ही सही अवनी भी थोड़ी सी भावुक हो गई थी। शुभ का इतना ज़्यादा प्यार जो उसे मिलता था, उसने भी अपना हाथ शुभ के सिर पर रखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि मुझे नहीं आता है आशीर्वाद देना, लेकिन यही चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो और जल्दी से दिशा को ब्याह कर इस घर में लेकर आ जाओ और जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम भी बहुत अच्छे से हो जाए। शुभ के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने नव्या की तरफ देखकर कहा कि बाय बाय नव्या भाभी। नव्या ने भी बाय कह दिया और शुभ भी नव्या के पास आया और फिर उसके कान में धीरे से बोलता है कि निहाल भाई थोड़े से सीधे है ना, तो ध्यान रखना उनका, ओके, शिकायत कम ही करना। और हाँ, मेरे भाई को सच बोलने की बीमारी है, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना उसके साथ। नव्या का उदास सा चेहरा अब एक सेकंड के लिए थोड़ा सा खिल गया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ ने भी नव्या की ओर आंख मार दी और बाय बोलकर सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। नील ने भी सबको देखकर कहा कि अब मैं छोड़कर आता हूँ इसे, देखते हैं कैसे करता है ये प्रोजेक्ट को हैंडल। नील भी अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा तो अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि नील नहीं जा रहा था, शुभ जा रहा था। अवनी की मुस्कुराहट देखकर ही नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो जान गया था उसके ना जाने की वजह से ही नील की अवनी इतनी ज़्यादा खुश है। उसने भी गाड़ी का गियर चेंज किया और फिर दोनों ही भाई वहाँ से चले गए थे। नील भी ड्राइव कर रहा था और शुभ ने भी अपने फ़ोन में किसी को मैसेज किया था। अगले ही सेकंड दूसरी तरफ से कॉल आ गया। शुभ ने फ़ोन रिसीव किया और बोला कि कुत्ते, मैंने कल तुझे बोला था ना कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तू तो यार बाय बोलने भी नहीं आया। सच में कोई दोस्त दोस्त नहीं है तू मेरा, सच में जान गया हूँ तेरी हकीकत क्या है। शोभित बोलता है कि अरे यार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, अभी सोकर उठा हूँ ना, नहीं जाग पाया सुबह सुबह, पूरी रात शिखा के लिए नोट्स बनाए थे मैंने। चल यार, कौन सा तू हमेशा के लिए जा रहा है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा ना, एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊँगा तुझे।
शुभ भी गुस्से से बोलता है कि देख, एक ही दोस्त है मेरा, घर के सामने ही रहता है वो भी, लेकिन उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। शोभित बोलता है कि यार प्लीज ऐसे मत बोलना कि मुझे तेरी परवाह नहीं है। जितनी परवाह मुझे तेरी है ना, इतनी परवाह तेरी फैमिली को भी है, समझा तू। शुभ ने भी हंसकर कहा कि अगर शिखा मान जाए ना तो सबसे पहले मुझे बता दियो, ओके, तब जानूंगा तुझे मेरी परवाह है। शोभित बोलता है कि हाँ हाँ पक्का तुझे बताऊंगा सबसे पहले। शुभ ने भी फोन को कट कर दिया और फिर फोन कट होते ही नील बोलता है कि दिशा के पास चले, उसे भी बाय बोल देते हैं। शुभ बोलता है कि नहीं रहने दो, वो देखते ही चिढ़ जाएगी। नील ने कहा कि बस हो गया तेरा प्यार खत्म, इतना प्यार था, अरे पता है ना कि माँ क्या कहती है कि महादेव ने माता पार्वती को न जाने कितनी बार ही मनाया था और तू 2 बार में ही थक गया। शुभ बोलता है कि तो फिर घुमा लो गाड़ी, अगर आप यही चाहते हो कि मैं 2 गालियां खाकर लंदन जाऊं तो फिर चला जाऊंगा। नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने भी गाड़ी घुमा ली। नीले ने गाड़ी पुरोहित हाउस के गार्डन में आकर रोकी और दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। शुभ की किस्मत ने थोड़ा सा शुभ का साथ दिया। इस वक्त दिशा गार्डन में ही टहल रही थी। शुभ ने दिशा को ऊपर से नीचे तक देखा तो दिशा ने सिंपल सा लोवर और शर्ट पहना हुआ था, शायद अभी अभी सोकर उठी थी। उसका ध्यान भी नहीं था कि गार्डन में गाड़ी आकर रुकी है। दिशा का पूरा ध्यान तो अभी उसके फोन में ही था। शुभ भी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि बस 2 मिनट में आया भैया। इतना कहकर वो भी जल्दी से दिशा के पास चला गया और दिशा को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास आ रहा है। उसने भी नजर उठाकर देखा, इतने में ही शुभ आकर सीधा दिशा के गले लग गया और फिर 1 सेकंड के लिए दिशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दिशा भी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने शुभ के होठों को अपने गाल पर महसूस किया। उसने हैरानी से शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि आई लव यू, आई रियली लव यू, चाहे मैं कुछ भी बोलूं लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि मैंने गलतियां की हैं, मैं उन्हें सुधार दूंगा, लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूंगा। उसने आगे कहा कि फिलहाल के लिए तो मैं लंदन जा रहा हूँ, 15 दिनों के लिए, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। अगर तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया होगा ना, थोड़ा सा भी किया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे 15 दिन के बाद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ज़रूर आ जाना, प्लीज़ दिशा प्लीज़। इतना कहकर उसने भी दिशा के दोनों ही गालों पर प्यार से अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठ को उसके माथे पर रख दिया और प्यार से किस कर लिया। फिर वो वहाँ से हवा की तरह भाग गया और फिर सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। दिशा तो हैरानी से गाड़ी की ओर ही देख रही थी। 1 सेकंड के लिए तो नील को देखकर उसे थोड़ी सी शर्म भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उसकी हैरानी उसकी शर्म पर भारी पड़ गई थी। वहां पर शुभ ने हाथ उठाकर उसे बाय कहा और फिर नील ने भी गाड़ी घुमा ली। दिशा सुन्न होकर खड़ी रहती है तो वहीं उनकी गाड़ी जाते हुए वो देख रही थी। अगले 1 घंटे में दोनों ही भाई एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शुभ का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो पहली बार ऐसे अकेले इंडिया से बाहर जा रहा था। नील को भी आज अपने छोटे भाई को ऐसे भेजते हुए थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसने भी थोड़ा सा मुस्कुराकर शुभ की तरफ देखा और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि शुभ, तू मजाक नहीं बनाएगा तो तुझसे एक बात बोलूं। शुभ ने कहा कि बोलो ना भैया, कोई मजाक नहीं बनाऊंगा। नील बोलता है कि पता नहीं, तुझे जाता हुआ नहीं देख सकता हूँ, घबराहट हो रही है मुझे। यह सुनते ही शुभ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोलता है कि भाई एक बात बोलूं, मुझे भी डर लग रहा है। दोनों ही भाई हंसने लगते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद शुभ की फ्लाइट अनाउंस हो गई थी। शुभ ने भी नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि अच्छे से जाना, अच्छे से प्रोजेक्ट को हैंडल करना, नहीं होगा तो फिर मुझे कॉल कर देना, ओके, घबराना बिल्कुल भी मत, तुझसे अच्छा ये प्रोजेक्ट नहीं है, समझ गया ना तू। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने भी नील को गले लगा लिया तो नील ने भी अपनी पकड़ शुभ पर कस ली थी। शुभ बोलता है कि एक बात कहूँ भैया, पापा को कभी भी गले नहीं लगाया है, हिम्मत ही नहीं होती है, लेकिन जब जब आपको गले लगाता हूँ ना तो लगता है कि पापा को गले लगा लिया है मैंने, तो ऐसी ही फीलिंग आती है बिल्कुल मुझे। नील भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। उसने भी शुभ को खुद से दूर किया और बोला कि बहुत ज़्यादा डायलॉग मारने आ रहे हैं तुझे। उस दिन तो कह रहा था कि कंपनी में मेरा 1/4 का हिस्सा है, अब तुझे हिस्सा चाहिए क्या। शुभ थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला कि वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था आपसे, बस मुझे अच्छा नहीं लगा था कि आप मुझे ऐसे कमरे से निकाल रहे थे। नील ने भी शुभ के गाल पर हाथ रखकर कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। खैर छोड़ो, अब तुम जाओ, जैसा मैंने कहा है ना वैसा याद रखना और दिशा की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जब तुम वापस आओगे ना तो दिशा के घर बारात लेकर चलेंगे। मिस्टर पुरोहित मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर दिशा को उठाकर लेकर आ जाएंगे। शुभ के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अपने भाई को बहुत प्यार से बाय बोला और फिर अपना सामान लेकर अंदर चला गया। नील कुछ देर तक तो अपने भाई को जाता हुआ देखता रहता है और फिर उसने भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि ये धड़कनें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं मेरी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने भी दादा दादी को गाड़ी में बैठा दिया था और वो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि तभी संजय ने रुद्र की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा और फिर
फिर बोला कि रुद्र तुम घर पर रहो, मैं मम्मी पापा को छोड़कर आता हूँ। रुद्र ने कहा कि नहीं पापा, मैं चला जाता हूँ ना, आप रहने दीजिए। संजय ने कहा कि पूरी रात सोए नहीं हो तुम, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। रुद्र ने माँ की ओर देखा और फिर संध्या बोलती है कि सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, पूरी रात नहीं सोया होगा तू। देख आंखें भी सूज गई हैं और किट्टू वो भी यहाँ पर नहीं है, तू जा आराम कर ले जाकर, मैं किट्टू को फ़ोन कर दूंगी, वो आ जाएगी। रुद्र बोलता है कि नहीं माँ, किट्टू को फ़ोन मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों के लिए रहने दो उसे वहाँ पर उसके मम्मी पापा के पास। संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और इतने में ही संजय भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और देखते ही देखते दादा दादी प्रताप हाउस को देखते हुए वहाँ से चले गए थे। दोनों ही जब यहाँ पर आए थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब दोनों को ही यहाँ से जाना पड़ रहा था। इधर दादाजी तो फिर भी थोड़ा सा मजबूत दिल के थे, उन्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दादी, उन्हें तो इस उम्र में अपने परिवार के साथ रहना ही पसंद था। संजय ने भी ड्राइव करते हुए कहा कि माँ, इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो आप, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो, कुछ ही दिनों में मैं और संध्या भी वहाँ पर आ जाएंगे ना आपके पास, फिर आपके पास ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। दादी ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोली कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे कर लेना, बस तुम्हारे पिताजी ठीक रहें, मुझे और क्या ही चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने भी विजय जी की बाजू पर अपना सर रख लिया था और फिर विजय जी ने भी अपनी चांदनी के गाल पर बहुत ही प्यार से हल्के से हाथ फेर दिया था। संजय ये सब कुछ फ्रंट मिरर से देख रहा था और फिर कहीं ना कहीं उसे अपने मम्मी पापा को ऐसे देखकर थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। इस उम्र में भी उसके मम्मी पापा एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अपने कमरे में आ गया था, लेकिन वो बालकनी में खड़ा हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अचानक से दादाजी की तबीयत कैसे ख़राब हो गई और फिर अचानक से लंदन वाले प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो गई है, आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी अचानक से कैसे हो गया। ज़रूर किसी ना किसी का तो हाथ है यहाँ पर। रुद्र ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। रुद्र ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से ड्रैगन की आवाज़ आती है कि सर, एक बैड न्यूज़ है। रुद्र बोलता है कि क्या बैड न्यूज़ है। ड्रैगन बोलता है कि या तो संजय अंकल की कार का एक्सीडेंट होगा या फिर नील सर की कार का एक्सीडेंट होगा। ये सुनकर तो रुद्र के चेहरे की हवाइयाँ एकदम से उड़ गई थी और उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और फिर घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से बोलता है कि ड्रैगन, तुम ये क्या बोल रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि सर, खबर पक्की है, कुछ कीजिए वरना एक का एक्सीडेंट ज़रूर होकर रहेगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अच्छे से खबर ली है ये। रुद्र का दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। फिर वो उसने भी जल्दी से अपनी आंखों को बंद किया और खुद से बोलता है कि पापा का एक्सीडेंट नहीं, नील का एक्सीडेंट हो सकता है। नील का क्यों होगा, पापा का भी तो हो सकता है ना, पापा के साथ तो दादाजी और दादी दोनों ही हैं। नहीं, पापा का एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि शायद कल दादाजी की जो तबीयत खराब हुई थी ना, उसमें कहीं ना कहीं बलवंत राय का हाथ था। मतलब नील का एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं होगा, हाँ शायद नील का भी एक्सीडेंट हो सकता है। शायद लंदन का प्रोजेक्ट भी नील के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन शुभ वहां पर चला गया और अगले ही पल रुद्र ने भी अब अपनी आंखों को खोला और बोला कि ड्रैगन, तुम पापा की गाड़ी को सेव करने की कोशिश करो और सही सलामत हवेली तक उन्हें पहुंचाओ। मैं नील के पास जा रहा हूं उसके बचाने के लिए। इतना कहकर उसने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और फिर तेज कदमों के साथ भागता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ भागता हुआ पहले अपनी गाड़ी के पास आया, लेकिन फिर उसने अपने दादाजी की बुलेट देखी और फिर बुलेट स्टार्ट करके वहाँ से हवा की तरह चला गया। वो लगातार बस नील को ही फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नील का फ़ोन अभी बिजी जा रहा था, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ नील भी ड्राइव कर रहा था और फिर निहाल से फ़ोन पर बातें कर रहा था। निहाल बोलता है कि भाई, सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, ऐसी बेबी नहीं देखी है मैंने जैसी हमारी माँ है। दुनिया की सबसे लॉयल बंदी है हमारी माँ। सच में यार, कितनी ज़्यादा सच्ची और कितनी ज़्यादा प्यारी है हमारी माँ। ज़रा सा भी कुछ कर दो ना, फटाक से अपने बंदे को बता देगी और फिर उसका बंदा जो हमारे कान खींचता है ना, फिर हमें एकदम से बचाती भी आकर। मतलब यार सीरियसली, क्या कहा है मैंने, यही तो कह दिया था कि भाई मैं नव्या के साथ कमरे में कब शिफ्ट होऊंगा। माँ प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे नव्या के साथ कमरे में शिफ्ट करवा दो। तो ये बात जाकर मम्मी ने सीधा पापा को बता दी। भला ये कौन सी बात होती है भाई, अब शादी की है तो फिर मैं तो नव्या के साथ में ही रहूंगा ना। नील ने हंसते हुए कहा कि शांत हो जा, शांत हो जा पागल, कुछ ना फिल्टर करके भी बोल दिया कर, कभी कभी कुछ भी बोल देता है सबके सामने। मैं नव्या का जेठ लगता हूँ, जेठ, और तू उसके बारे में मेरे साथ ऐसी
ऐसी बातें करेगा? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? अच्छा लगता है क्या? कल को नव्या को अगर पता चल गया ना कि तू मेरे साथ ऐसी बातें करता है तो सीधा तेरा गला पकड़ेगी, समझे? तो निहाल बोलता है कि वो सब कुछ मुझे नहीं पता है भाई, मुझे बस ये बताओ कि मम्मी सारी बातें अपनी सेटिंग को क्यों बता देती हैं यार? नील बोलता है क्योंकि हर पत्नी अपने पति को सारी बातें बताती है, समझा तू? नव्या भी तुझे अपनी सारी बातें बताएगी जब तेरे बच्चे हो जाएंगे, और फिर तेरे बच्चे शरारत करेंगे तो नव्या भी तेरे बच्चों की शिकायत किया करेगी तुझसे। निहाल बोलता है कि अच्छा, ये प्रक्रिया चलती रहती है क्या? नील ने कहा कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्रक्रिया है, सब के यहाँ चलती रहती है और हो भी सकता है अभी कुछ दिन शांत हो जा तू। घर का माहौल ठीक नहीं है ना, मम्मी जो भी कहे ना वो बात मान लेना, समझ गया तू? निहाल ने भी हाँ कहकर फ़ोन को कट कर दिया और अगले ही पल उसने दीवार पर लगी हुई अपनी और नव्या की फ़ोटो की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए प्यार से बोलता है कि यार, हम दोनों एक कमरे में कब सोएंगे? तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी फुल स्पीड के साथ बुलेट को चलाए जा रहा था, उसे स्पीड का जरा भी होश नहीं था और फिर वो तो बस कंटिन्यू नील को फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। आखिरकार नील का फ़ोन भी मिल गया था और फिर नील ने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर रिसीव करके हेलो कहा और रुद्र बोलता है कि गाड़ी में ब्रेक मार अभी के अभी। लेकिन नील को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती है, वो बोलता है कि रुद्र, आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी? रुद्र, अभी मैं रास्ते में हूँ, घर आकर बात करूंगा तुझसे। वहीं रुद्र की बाइक अब तक नील के बिल्कुल बराबर में आ गई थी, उसने भी नील की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया कि नील, नील गाड़ी में ब्रेक मार। लेकिन नील ने अपने बराबर में देखा ही नहीं था और रुद्र जो कि बुलेट लेकर एकदम से आगे आ गया था। तो वहीं रुद्र की हालत अभी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था। उसने सामने से ट्रक आता हुआ देखा और फिर रुद्र की बची कुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। रुद्र को अब कुछ भी समझ नहीं आया। ट्रक इस वक्त बहुत ही तेजी से नील की गाड़ी की ओर ही बढ़ रहा था और नील को लगा था कि शायद वो ट्रक बराबर में से निकल जाएगा, जबकि रुद्र बहुत अच्छे से जानता था कि वो ट्रक नील की गाड़ी को ही हिट करने के लिए आया है, ना कि वहां से निकलने के लिए। रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और फिर नील की गाड़ी से आगे चला गया। उसकी बुलेट सड़क पर आकर नील की गाड़ी से एकदम से आगे दौड़ रही थी। तो वहीं नील जो कि बुलेट को देखकर बोला कि यार, ये तो हमारे घर की बुलेट है ना, लेकिन ये कौन है? रुद्र तो नहीं है ना ये? रुद्र ने भी ट्रक के सामने जाकर अपनी बाइक झटके से रोक दी और फिर जैसे ही उसने अपनी बाइक रोकी वैसे ही ट्रक वाले ने भी अपना ट्रक रोक दिया ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। और फिर रुद्र ने भी हैरानी से पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। नील की गाड़ी के पीछे भी एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। रुद्र ने अपने सामने खड़े हुए ट्रक को देखा। ट्रक ड्राइवर ने अपना सर निकाल कर कहा कि ओए पायलट, अपनी बाइक हटा लेना, निकलना है मुझे, हट, निकलने दे मुझे। रुद्र खुद को अभी संभाल पाता उससे पहले ही एक जोरदार टक्कर हो गई थी और रुद्र की दिल की धड़कनें लगभग एकदम से बंद हो गई थी। उसने हल्का सा पलट कर पीछे देखा जो कि अभी ट्रक नील की गाड़ी के पीछे आ रहा था। उसने नील की गाड़ी को जोर से हिट कर दिया था और उसने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी थी कि नील की गाड़ी सीधा डिवाइडर से जा लगती है और फिर आधी गाड़ी एकदम से डैमेज हो गई थी। कुछ देर के लिए तो रुद्र एकदम से शुद्ध बुद्ध खोकर बाइक पर ही बैठा रहता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर गया था। इतने में जो कि ट्रक वाला था रुद्र के सामने था, वो अपने ट्रक से उतरा और फिर रुद्र के पास जाकर उसकी बाजू को पकड़ कर बोलता है कि अब ऐसे क्या देख रहा है तू, चल उसकी मदद करते हैं। रुद्र भी अब एकदम से होश में आया और फिर उसे ट्रक ड्राइवर के साथ भागकर नील की गाड़ी के पास चला गया। उसने जैसे ही गेट खोला उसकी सांसें लगभग एकदम से रुक गई थी। नील पूरी तरह से होश खो चुका था और उसके सिर से एकदम से खून की धारा बह रही थी और सिर जो कि स्टेयरिंग पर लगा हुआ था। उसकी हल्की सी आंखें खुल भी रही थी और बंद हो रही थी, जो कि बस रुद्र की तरफ ही देख रही थी। नील ने भी अपना एक हाथ उठाकर रुद्र की ओर आगे बढ़ाया तो रुद्र ने भी अपने भाई का हाथ बहुत ही जल्दी से पकड़कर कहा कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा तुझे। अगले 1 घंटे में रुद्र भी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद था। उसने एक नज़र उस ट्रक ड्राइवर को देखा और सिर्फ हाथ जोड़े और बोलने की हालत तो अभी रुद्र की थी ही नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने अभी तक घर पर फ़ोन करके किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि नील का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। तो वहीं ट्रक ड्राइवर के जाते ही ड्रैगन भी कॉरिडोर में आ गया था और फिर उसके हाथ में अभी अभी भी गन थी। गन तो वो हमेशा अपने साथ में ही रखता था। वो सीधा जाकर रुद्र के सामने खड़ा हो गया और बोलता है कि दादा दादी सही सलामत अपनी हवेली पहुंच गए हैं। नील सर कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है और कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा, बस जैसे खड़ा था वैसे ही चुपचाप से एकदम से सुन्न होकर खड़ा रहता है।
इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ बचते बचाते भी नील का एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी हो गई थी। वो आंखें बंद करता तो उसे वही मंजर दिखाई देता जब नील ने अपना हाथ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ाया था। तभी एकदम से ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर रुद्र का अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं आती है कि वो जाकर डॉक्टर से नील की हालत पूछ ले। ड्रैगन ने भी रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर उसे वहीं पर बेंच पर बैठा दिया। वो डॉक्टर के सामने जाकर बोलता है कि अब कैसे हैं नील भैया, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा कि एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भयानक हुआ है और वो अभी भी बेहोश है। होश आएगा तो फिर कुछ बता सकते हैं हम, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। तो वहीं रुद्र की तो अभी भी एकदम से जान में जान अटकी हुई थी, वरना अपने भाई को इस हालत में देखकर तो कब की जान ही निकल जाती। दूसरी तरफ अवनी को भी बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। एक तो पहले ही शादी की इतनी ज़्यादा थकावट और पिछले 2 दिन से वो ठीक से सोई भी नहीं थी। अब जब नील का एक्सीडेंट हो गया था तो फिर ऑटोमेटिकली ही अवनी को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। वो भी बेड पर लेटकर अब करवटें ले रही थी और इधर-उधर सोच रही थी। सडनली वो उठती है और वॉशरूम की ओर भागती है। थोड़ी सी वॉमिटिंग करने के बाद वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई थी। उसने टाइम देखा और फिर खुद से बोलती है कि अब तक तो नील को आ जाना चाहिए था। वो पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं, इतना टाइम तो कभी नहीं लगाते हैं। अवनी ने भी नील का फ़ोन मिलाया तो नील का फ़ोन अभी रुद्र की जेब में रिंग कर रहा था। रुद्र को भी अभी होश नहीं था कि उसकी जेब में फ़ोन बज रहा है। तभी ड्रैगन ने भी रुद्र की बाजू पर हाथ रखकर कहा कि सर, फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ देख लीजिए ना किसका फ़ोन है। रुद्र भी अपने होश में वापस आया और फिर उसने नील का फ़ोन अपनी जेब से बाहर निकाला। अवनी का नंबर देखकर रुद्र की आंखें एकदम से भर आई थी और फिर गला भी एकदम से रोंधा जैसा हो गया था। वो नहीं जानता था कि वो अब अवनी को ये बात कैसे बताएगा, वो बता भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन बताना तो पड़ता ही उसे। रुद्र ने भी फ़ोन रिसीव किया और उसने अभी हेलो भी नहीं बोला था कि तभी अवनी बोल पड़ती है कि कहाँ हो नील तुम, अब तक आए क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए ना। सुबह ढंग से नाश्ता भी नहीं किया था तुमने और ऐसे ही चले गए थे तुम। मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे। मुझे भी तो शादी की कितनी ज़्यादा थकावट है, तबीयत भी मेरी ख़राब सी लग रही और अभी-अभी तो मुझे उल्टी भी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रही हूँ। कहाँ हो नील तुम, प्लीज़ जहाँ कहीं भी हो जल्दी से आ जाओ ना। जब तक आप नहीं आओगे ना मुझे भी नींद नहीं आएगी, पक्का प्रॉमिस। एक बार आकर मुझे सुला दो, उसके बाद आराम से अपने ऑफ़िस का काम कर लेना। मुझे कोई भी मतलब नहीं है। आ जाओ ना नील, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। अवनी की ये सारी बातें सुनकर तो रुद्र, जो कि अभी खुद को रोने से रोक रहा था, अब रोक नहीं पाता है। उसकी आंखें एकदम से भर आती हैं। वो भरे हुए गले से धीरे से बोलता है कि भाभी, मैं रुद्र हूँ। अवनी ने अपनी दांतों तले एकदम से अपनी जीभ दबा ली थी और वो बोलती है कि ओह, मुझे लगा था कि नील है। वैसे नील कहाँ पर है? तुम्हारे साथ में ही है क्या? बात करवा दो ना प्लीज़ एक बार मेरी। रुद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी एकदम से उसे जवाब दे। वो बोलता है कि भाभी, वो थोड़ा सा बिजी है, बाद में बात करवाता हूँ आपकी। इतना कहकर उसने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया था और फिर उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर चुकी थी और आंसू जो कि फ़ोन पर एकदम से टपक रहे थे। वही जानता था कि वो अभी खुद को कैसे संभाल रहा है। लेकिन एक बात की तसल्ली तो उसे हो गई थी कि किट्टू को अब कुछ भी नहीं होने वाला है, पर उसे ये भी नहीं पता था कि वो किट्टू को तो बचा लेगा, लेकिन उसका खुद का भाई हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ड्रैगन ने भी रुद्र की बाजू पर अपना हाथ रखकर कहा कि सर, भाभी से झूठ मत बोलिए ना, उन्हें बता दीजिए। वो सच में फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, उन्हें अगर बाद में पता चलेगा। रुद्र ने सिर उठाकर ड्रैगन की तरफ देखा और बोला कि वो मर जाएगी, मर जाएगी वो। जब तक नील को होश नहीं आता है ना, तब तक नहीं बताऊंगा किसी को भी। रुद्र ने भी ड्रैगन की ओर देखा और कहा कि तुम घर जाओ, वो मेरे बाकी के परिवार वालों को भी अटैक कर सकता है। ड्रैगन ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर ना चाहते हुए भी रुद्र को वहाँ पर अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला गया था। तो वहीं रुद्र भी बस अभी अपने भाई के होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो खड़ा हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी। वो एक बार नील को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मिलने की परमिशन नहीं दी थी। रुद्र ने जैसे तैसे 2 घंटे गुजारे और फिर तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। रुद्र ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके मैनेजर की आवाज़ आती है कि सर, आप कहाँ पर हैं? जल्दी से आ जाइए, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, ऑफिस में पुलिस आई है, पुलिस। ये सुनकर तो रुद्र की आंखें और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई
नहीं थी। वो बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैनेजर ने कहा कि सर बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, आपको ढूंढते हुए पुलिस ऑफिस आ गई है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर नहीं आए ना तो वो आपको ढूंढते हुए आपके घर पर पहुँच जाएगी। सर प्लीज़ जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए, जहाँ कहीं भी हो प्लीज़। रुद्र का दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर भागता हुआ डॉक्टर के केबिन में गया। उसने कहा कि डॉक्टर मुझे जाना होगा, प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना आप। मैं आपके भरोसे ही अपने भाई को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे भाई का ध्यान रखना, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र भी वहाँ से जल्दी से तेज कदमों के साथ भाग गया। अगले 1 घंटे में रुद्र अपने कैबिन में खड़ा हुआ था और पुलिस उसके सामने खड़ी हुई थी। रुद्र बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये सब कुछ मैंने किसी के साथ भी कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि देखिए एक लड़की का मामला है, इसीलिए हमें यहाँ पर आना ही पड़ा। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, मतलब आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे और अब आप उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। आपने उनसे बहुत बड़ा झूठ भी बोला था कि आप शादीशुदा हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप आप पर लगाए गए हैं और आप इसमें अभी बहुत बड़ा आरोप ये है कि आपने प्रोजेक्ट हड़पने के लिए उनके साथ फ्रॉड किया था। रुद्र भी अब अंदर तक पूरी तरह से टूट चुका था। पिछले कितने ही दिनों से वो इतना ज़्यादा परेशान था और फिर अब माहिरा ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वो बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि सर अरेस्ट तो आप ज़रूर होंगे, मेरे पास वारंट है आपके अरेस्ट का। मंडे से पहले आपकी बेल भी नहीं होगी। मैं भी समझ रहा हूँ कि आपको फंसाया जा रहा है, ये सब सोची समझी साजिश की गई है। आपको आज ही अरेस्ट किया जाए। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। रुद्र भी अपने मैनेजर की ओर देख रहा था। आज उसे अपने भाइयों को सपोर्ट की ज़रूरत थी और फिर किस्मत की बात यह थी कि उसके भाई अब उसके पास भी नहीं थे। निहाल को भी कुछ नहीं पता था और शुभ तो यहाँ से जा ही चुका था और नील का तो एक्सीडेंट हो गया था। रुद्र ये बात अच्छे से समझ रहा था कि ये सब कुछ बलवंत राय का ही किया धरा है। उसने जानबूझकर इकट्ठा से सब कुछ गिरवाया है। वो एक एक करके उसके भाइयों को दूर कर रहा था, क्योंकि अगर वो चारों ही भाई एक साथ हुए तो फिर बलवंत राय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। रुद्र ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर ड्रैगन को कॉल करके कहा कि ड्रैगन, माहिरा ने मेरी कंप्लेंट की है और मुझ पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है। मैं तुमसे बस इतना मांगता हूँ कि जब तक मैं पुलिस स्टेशन से बाहर ना आऊँ ना, तब तक मेरे परिवार को संभाल कर रखना। ड्रैगन थोड़ा सा पैनिक होते हुए बोलता है कि सर आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो। आप अपने पापा को ये सारी बातें क्यों नहीं बता देते हो, अपने भाई से क्यों नहीं कहते हो आप ये सारी चीज़ें, क्यों अकेले इतना ज़्यादा परेशान हो, क्यों इन सारी चीज़ों में अकेले पिस रहे हो आप। सर आप मुझे बस एक ऑर्डर दे दीजिए, मैं अभी उसके सीने में गोली उतार दूंगा। रुद्र बोलता है कि नहीं, उस इंसान को तो मैं खुद मारूंगा, तुम नहीं मारोगे उसे। रुद्र ये बातें पुलिस वालों के सामने ही बोल रहा था। पुलिस वाले भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। रुद्र को इस वक्त अब अंजाम का डर नहीं था, डर था तो बस अपने परिवार का, क्योंकि उसका परिवार अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। ड्रैगन ने भी फोन पर कहा कि सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रुद्र बोलता है कि ड्रैगन तुमसे जितना कहा है ना बस उतना करो, जो नुकसान हो गया है ना उसे तो मैं अब रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन आगे से ख्याल रखना कि कोई भी नुकसान ना हो पाए। मेरे परिवार के एक भी मेंबर को खरोच भी नहीं आनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहकर उसने भी इंस्पेक्टर को चलने का इशारा कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आखिर क्यों नहीं कर रहा है रुद्र सबको सामने ये सारी बातों का खुलासा, और क्यों है इतना ज़्यादा मजबूर, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पता चलेगा कल के एपिसोड में कि क्या होने वाला है। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।